नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। हमारे देश में जातियों का पूरा जंजाल है। इस देश में जातियों से बढ़कर ना कोई धर्म हो सकता है, ना कोई संस्कृति हो सकती है। अगर आपको लगता है कि धर्म ही सर्वोपरि है तो फिर मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर कोई मेरे सवालों का जवाब दे सकता है तो वो कमेंट कर अपनी राय दे सकता है और सिद्ध कर सकता है कि धर्म ही सर्वोपरि है। लेकिन मेरे सवाल कुछ लोगों को चुभ सकते हैं क्योंकि उनकी सोच पर सीधा अटैक होगा। जिनको हिंदू होने पर गर्व है वो सिर्फ मुस्लिमों के सामने आकर हिंदू कैसे बन जाते हैं? क्या तब उनका जमीर मर जाता है जब वो जातियों में बंटे अपने समाज में ऊंच नीच का भेदभाव करने लगते हैं? तब क्या हिंदू होने के मायने बदल जाते हैं? अगर नहीं बदलते हैं तब तो आप हिंदू होते हैं और खुद को हिंदू मानते हैं, तो फिर आजादी के 70 साल बाद भी आप जातियों में बंटकर ऊंच नीच का भेदभाव क्यों करते हैं? क्या ये देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है कि जिस देश में हर नागरिक को बराबर के अधिकार मिले हों, उस देश में सामाजिक रीति रिवाजों, जातियों में बटे समाज एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जैसे धर्मों के सामने हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं। फिर भी सोचिएगा, अगर आप हिंदू हैं तो फिर हिंदू होने का पाठ पढ़ाने वाले आपको अपने साथ बिठाने, खिलाने, साथ चलने में शर्मिंदगी महसूस क्यों करते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश क्यों होती है? अगर किसी को इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो बताइएगा, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट को शर्म आ गई कि आज भी इस देश में दलितों के साथ ऐसा होता है। इसलिए उन्होंने स्वतः संज्ञान ले लिया और उस पर की गई टिप्पणी को सुनकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आज भी इस देश में हिंदू होने के बावजूद शर्मनाक बर्ताव तथाकथित हिंदुओं के साथ होता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने सदियों तक SC, ST और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ खराब व्यवहार किया है। आज भी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। उनके पास पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। दरअसल ये खबर तमिल दैनिक दिनकरण में 21 दिसंबर को छपी थी। इसमें बताया गया था कि मेलूर तालुक की मरुथुर कॉलोनी में एक दलित परिवार को अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए खेतों से गुजरकर कब्रिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अन्य वर्गों की तरह अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भी कब्रिस्तान, विश्राम घाट तक पहुंचने के लिए अच्छे सड़कों की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन इस खबर से पता चलता है कि उनके पास ऐसी सुविधा अब भी कई जगह नहीं है। इसीलिए अदालत ने इस खबर पर खुद संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका मानकर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अधिकारियों से सवाल पूछे हैं। तमिलनाडु में SC के लिए लोगों की कितनी बस्तियां हैं? क्या अनुसूचित जाति की सभी रिहायशों में साफ पानी, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए सड़क आदि की सुविधा है? इस तरह की ऐसी कितनी बस्तियां हैं जहां कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है? इन लोगों को परिजनों के शव के साथ कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा मिले, इसके लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? ऐसी सभी रिहायशों में साफ पानी, शौचालय, सड़क आदि की सुविधा कब तक मिल जाएगी? ये सभी सवाल मद्रास हाईकोर्ट ने पूछे हैं। मतलब साफ है कि सत्ताधारी पार्टियों और 70 साल से जनता की कमाई पर पलने वाले अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि मुस्लिमों के सामने हिंदू हो जाते हैं और वो हिंदुओं के सामने जातियों में बंटकर खुद के लिए जगह नहीं ढूंढ पाते हैं। इनसे कहीं ज्यादा उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन जातियों में बटे समाज में ऊंच नीच देखने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है अपने हक की लड़ाई का असली खेल। जो लोग हिंदू मानकर भी ऊंची जाति पात में बांटकर असली मलाई खा रहे हैं, वो लोग आपको कभी उठने का मौका नहीं देना चाहेंगे। जब जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तब तब आपको चुनौती दी जाएगी, लेकिन आपको उस सच से दूर रखा जाएगा जिसका खामियाजा हिंदू बनकर आप सब भुगतते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, ये कैसे संभव है? ये एक पेपर की कटिंग है। अगर फुर्सत मिले तो आप इसे पढ़ सकते हैं, जिससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन इससे जुड़ी बातों को बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल ये 2010 का मामला है। खबर ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति के 25 छात्रों को जबरन फेल किया गया, दूसरे सेमेस्टर में नहीं बैठने दिया गया। इस मामले में गठित SC, ST आयोग द्वारा बनाई गई 2 सदस्यीय कमेटी ने 4 डॉक्टरों को दोषी पाया है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है और दोषी डॉक्टरों को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर VK शर्मा,
डॉक्टर जयश्री भट्टाचार्य, डीन डॉक्टर राजगुप्ता और डॉक्टर शोभा दास को छात्रों को जबरन फेल करने के मामलों में दोषी पाया गया है। इन डॉक्टरों की जातियों पर गौर कीजिए और फिर इनकी मानसिकता को समझिए। ये लोग क्यों नहीं निचली जातियों से आने वाले लोगों को आगे बढ़ने देना चाहते। इनके मानसिक दिवालियापन की आगे की तस्वीर साफ करूंगा। सबसे पहले दोषी डॉक्टरों की करतूत को समझ लीजिए। दरअसल 2010 की MBBS की प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति के 35 छात्रों को फिजियोलॉजी परीक्षा में फेल कर दिया गया। इसी वर्ष अक्टूबर में ली गई पूरक परीक्षा में भी 35 में से 25 छात्रों को उसी विषय में फेल कर दिया गया। इस मामले के विरोध में नाराज छात्रों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी छात्रों को दूसरे सेमेस्टर में नहीं बैठने दिया गया। छात्रों की शिकायत के बाद आयोग ने एम्स के सर्जरी हेड डॉक्टर मुर्मू की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट में भी छात्रों के प्रति भेदभाव की बात सामने आई। इस बार आयोग ने खुद जांच की तो 4 डॉक्टरों को दोषी पाया। ऐसा मेरे साथ भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो चुका है। इसकी कहानी फिर कभी बताऊंगा। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ज्यादातर दिमागी दिवालियापन के शिकार टीचर बैठे हैं, जो जाति देखकर छात्रों के भविष्य का मूल्यांकन करते हैं ताकि भविष्य में उनको अपने लोगों को फायदा दिलाया जा सके। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा कौन सा फायदा है जो भविष्य को देखकर टीचर करते हैं। दरअसल हमारे देश में कई परीक्षाओं में आपके नंबरों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। उन नंबरों के आधार पर आपको नौकरी मिलती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए नंबरों को देखा जाता है। टीचर की नौकरी करने के लिए छात्रों के नंबरों के आधार पर चयन होता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बैठे जातिवादी मानसिक गुलाम आपकी जाति देखकर आपको कम और ज्यादा नंबर देते हैं। और अगर आप SC OBC वर्ग से आते हैं तो समझिए उनकी हर संभव कोशिश होती है कि ज्यादा नंबर ना दिए जाए। यहाँ तक कोशिश होती है कि आपको 50% से ज्यादा नंबर ना मिले, ताकि जिन परीक्षाओं में 50% से ज्यादा अंक वालों को बैठने की छूट मिलती है उनमें निचली जाति के छात्र बैठ ही ना पाए। ऐसे में निचली जातियों से आने वालों का ऊंची पोस्टों में पहुंचने से पहले ही सपनों को मार दिया जाता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं है तो इस देश की तमाम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC वर्ग के छात्रों की कॉपियों की जांच बड़े स्तर पर और निष्पक्ष जांच करा लें। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिसका असर समाज में ही नहीं बल्कि हमारे सरकारी सिस्टम में दिखाई देता है। अब इस खबर को ही देख लीजिए। जेलों में जाति देखकर बंदियों को काम दिया जाता है। मतलब साफ है कि जुर्म कैसा भी हो लेकिन काम का बंटवारा आपके अपराध के आधार पर नहीं होगा बल्कि आपकी जाति के आधार पर तय होता है। ऐसे में सवाल ये है कि खुद को हिंदू समझने वालों को समझना होगा कि आप पंडित, ठाकुर, कुर्मी, यादव, चमार, डोमार जैसी जातियों में बंटकर भी खुद को हिंदू मानते हैं। और अगर खुद को हिंदू मानते हैं तो फिर खुद से सवाल पूछिए कि काम का बंटवारा हिंदू होने के आधार पर क्यों नहीं होता है, जातियों के आधार पर क्यों किया जाता है। दरअसल इस देश के कई राज्यों में ब्रिटिश कालीन मैनुअल में बहुत कम संशोधन किए गए हैं। रिपोर्ट इस तथ्य को भी बताती है कि विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअल अब भी पुरातन और अपमानजनक जाति व्यवस्था से ग्रस्त है, जिसे भारत के संविधान ने मिटाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। इसीलिए आज भी जो भी कैदी जेल में जाता है उससे सबसे पहले जाति पूछी जाती है और फिर किए गए अपराध की संज्ञा पूछे बिना ही निचली जाति के बंदियों को शौचालय और जेलों की साफ सफाई जैसे काम करने को बोला जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जाति पिरामिड यानी कि तथाकथित हिंदू समाज में बटी जातियों यानी कि निचली जातियों जिसमें चमार और डोमार जैसी जातियां आती हैं, उनको साफ सफाई जैसा काम करना पड़ता है। उनसे ऊपर की जातियां रसोई या लीगल दस्तावेज विभाग को संभालते हैं। अमीर और प्रभावशाली लोग काम नहीं करते हैं। व्यवस्था ऐसी है कि आरोपी के अपराध से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपको लगता हो कि ये तो जेल मैनुअल में है और कांग्रेस सरकारों ने इसे बदलने की कोशिश नहीं की है तो इस खबर को देखिए। जेल के बाहर संविधान लागू है, हर सरकार कानून का राज बताती है, लेकिन 5000 के लिए 3 साल तक बंधुआ मजदूर बनाए रखा और जब विरोध किया तो उसने जिंदा जलाकर मार डाला। अब सोचिए कि हम किस समाज में जी रहे हैं। पहले कर्ज देकर बंधुआ मजदूर बनाए रखा, कहीं और काम कर पैसे चुकाने को कहा तो दबंग ने जिंदा जलाकर मार डाला क्योंकि उसने गुलामी करने से इनकार कर दिया। दरअसल इस देश का सच ये है कि हम पढ़ लिख कर भी जाहिल बन जाते हैं।
क्योंकि हम जातियों में बढ़ जाते हैं और जब कोई दूसरे धर्म के सामने खड़े होते हैं तो जाति के चोले के ऊपर धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं। लेकिन वो कितनी देर तक? ये चोला उस समय उतर जाता है जब तथाकथित हिंदुओं के बीच बैठने की बारी आती है। आप अपने अधिकार भूल जाते हैं क्योंकि संविधान और मनुस्मृति को सुविधा के अनुसार समाज में लागू किया गया है। निचली जातियों को मनुस्मृति का पाठ पहले पढ़ाकर सामाजिक शोषण किया गया। इसका विरोध अगर किसी ने किया तो संविधान का डर दिखाया गया। मतलब अपनी सुविधावादी सोच के अनुसार संविधान और मनुस्मृति को ऊंची जातियों ने निचली जातियों के शोषण के लिए अपनाया। यही इस देश का सच है और अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो फिर बताइए। जब आपको खून की जरूरत होती है तब क्या आप पूछते हैं कि यह किस जाति, किस धर्म, किस संप्रदाय के व्यक्ति का है? अगर कोई पूछता हो और कहता हो कि मेरी जान चली जाए तो भी मुझे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन खून मेरी रगों में अगर दौड़ेगा तो मेरी जाति और धर्म के लोगों का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जान पर आई तो सब मंजूर है, दूसरे का हक देने की बारी आई तो धर्म की आड़ में उसके जिंदगी का चीर हरण कर तमाशा बना देंगे। फिर भी सोचिएगा, अपने साथ खिलाने, अपने साथ बिठाने, अपने साथ पिलाने और अगर आपने ऊंची जाति के लोगों के साथ चलने की हिम्मत दिखाई तो आपको हर बार साबित करना होगा कि आपसे ज्यादा बेहतर हम हैं। अगर ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए तो समझिए आपके आत्मविश्वास को जातियों के ऊंच नीच में फंसाकर ऐसा जलील करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि जो लोग हिंदू होने की बात करते हैं वो असल में जातियों में बटे सबसे बड़े इस देश के गद्दार हैं। अगर इन लोगों से अपने अधिकार लेना चाहते हैं तो फिर बाबा साहब के वचनों को याद रखिए। अगर एक रोटी खाकर जिंदा रह सकते हैं तो एक रोटी बचाकर पढ़ाई करिए, अपने हकों की लड़ाई लड़िए, क्योंकि आगे और संघर्ष भीषण होने वाला है। क्योंकि मुस्लिमों के नाम पर देश में नफरत का बीज बोया जा चुका है और हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर समाज भी हिस्सा बन रहा है। ऐसे में आपको अपने हकों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दोस्तों, नाते, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों, ग्रुपों में शेयर करिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं, जिसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार।